अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से अभी हाल ही में किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया का हेड ऑफ द स्टेट है, उसको प्लीज़ करने की बातें की हैं, जिस प्रकार से उसने ये बोला कि साउथ कोरिया के साथ अमेरिका के जो मिलिट्री लेवल पर एक्सरसाइजेज होने थे, उन एक्सरसाइजेज को अब हमें लिमिट करने की आवश्यकता है। ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के थ्रू भारत के लिए अमेरिका के साथ एंगेज करने के टाइम पर बड़े वैल्यूएबल लेसन्स मिल रहे हैं जो भारत को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला कि अमेरिका इस मोमेंट पर नॉर्थ कोरिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट, प्यार और समर्थन क्यों देने की कोशिश कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की इस मोमेंट पर जो गति हुई है ईरान के साथ लड़ाई करके, उसके जो आर्सेनल, उसके जो इंटरसेप्टर्स, उसके जो ओवरऑल मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा डिप आया है। और अमेरिका ने इस लड़ाई में अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार से पार्टिसिपेट किया था ईरान के साथ बिना इस मिलिट्री प्लानिंग के कि मिलिट्री स्टॉकपाइल जो होता है वो अगर डिप्लीट कर जाएगा तो क्या अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, क्या उसको वो रैपिडली प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। वो चीज़ कतई ही नहीं हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बात, जब अमेरिका का ओवरऑल मिलिट्री स्टॉकपाइल यहाँ पर डिप्लीट किया, इस डिप्लीशन से अमेरिका को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकला जो इस मोमेंट पर ट्रंप के इस रवैये को एक्सप्लेन करता है कि जो दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट्स अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया एक है, कहीं ना कहीं उनको मिनिमाइज करने की आवश्यकता है। अमेरिका इस मोमेंट पर नॉर्थ कोरिया को इसलिए यहाँ पर उसके साथ संबंध साधने की कोशिश कर रहा है कि कल को नॉर्थ कोरिया किसी भी तरीके से चाइना के साथ मिलकर या रशिया के साथ मिलकर कोई गतिविधि ताइवान में ना करे, क्योंकि यदि अगर वो ताइवान का फ्रंट रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के एक्सेस के थ्रू पहली बात खुलता है तो इसके खुलने की वजह से अमेरिका इस मोमेंट पर इतने रिसोर्सेज को ओवर स्ट्रेच करके गेम नहीं खेल पाएगा, क्योंकि अमेरिका अभी तक ईरान के उस मसले को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मसले को पहली बात तो रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि एंटर तो कर लिया, एग्जिट कैसे करे, जो कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का पिछले 80 सालों का एक हॉलमार्क है। अमेरिका ने जिस भी लड़ाई में एंटर किया है उस लड़ाई से एग्जिट की स्ट्रैटेजी उसके पास कभी भी नहीं थी। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ये विश्व की सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर शक्ति जो है, जो अपने आप को इतना सुपर पावर स्टेटस के तहत यहाँ पर पोर्ट्रे करती है, उसके अंदर मिलिट्री कैलेसनेस इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है कि आपके पास एंट्री ऑप्शंस हैं और एग्जिट ऑप्शंस के बारे में आपको पता ही नहीं। आप अफगानिस्तान ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, मिडल ईस्ट के अंदर लिबिया ले लीजिए, इससे पहले अरब स्प्रिंग ले लीजिए, या फिर विश्व के तहत कोई भी ऐतिहासिक तौर पर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग जापान ले लीजिए, इनको कभी भी वो समझ नहीं थी। खैर, उस विषय पे हम चर्चा नहीं कर रहे। दूसरी बात, नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर साजने का दूसरा एक और भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अमेरिका इस मोमेंट पर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया का जो ओवरऑल एक्सेस है, उस एक्सेस को कमज़ोर करना चाहता है। उसका कमज़ोर करने का रीज़न ये है कि रशिया ने और चाइना ने मिलकर नॉर्थ कोरिया को जिस प्रकार से एक इंडस्ट्रियल ग्राउंड के तहत वहाँ पर पेश किया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया एक टेस्टिंग लेबोरेटरी वर्ल्ड के लिए, खास करके रशिया, चाइना के लिए बन चुकी है, जहाँ पर वो म्यूनिशंस हों, जितने मर्जी आर्म्स एमुनिशन हों, उनको वो लोग सिर्फ वहाँ पर केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे बल्कि टेस्ट करके उनको अलग अलग थिएटर्स में यूज़ भी कर रहे हैं। केस इन पॉइंट, रशिया इस मोमेंट पर यूक्रेन के अंदर, रशिया यूक्रेन युद्ध में जितने भी म्यूनिशंस का प्रयोग कर रहा है, उनमें बहुत सारे म्यूनिशंस ऐसे हैं जिनको रशिया खुद ही डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर तो नहीं रहा, इसके साथ साथ वो नॉर्थ कोरिया के थ्रू भी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है। और दूसरा, वो नॉर्थ कोरिया में एक टेस्टिंग ग्राउंड के तहत वहाँ पर इनको मिनिएचर लेवल पर टेस्ट करके, फिर यूक्रेन में बड़े लेवल पर टेस्ट करके, डेटा गैदरिंग करके, इंटेलिजेंस गैदरिंग करके वेपन इम्प्रोवाइजेशन का काम कर रहा है। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है कि अगर नॉर्थ कोरिया को कहीं ना कहीं आइसोलेट कर दिया जाए टिपिकल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना आइसोलेट होंगे, नॉर्थ कोरिया के साथ वो संबंध उनका कमज़ोर होगा। पर आज जितने भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटी होना बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि रशिया, चाइना ने जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया को स्टेबलाइज किया है, वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए इनफैक्ट एक टेम्पलेट है। मैं कहने का पॉइंट ये कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो आप समझिए कि नॉर्थ कोरिया आज की डेट में एक ऐसे मुकाम पर आ चुका है कि नो डाउट वो वर्ल्ड की सबसे आइसोलेटेड कंट्री है सैंक्शंस एंड सब कुछ की वजह से,
लेकिन वो अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाती नहीं कि मेरे को सैंक्शंस रिलीफ आपसे चाहिए तो मेरे से आकर डिप्लोमेसी कीजिए, क्योंकि रशिया और चाइना ने नॉर्थ कोरिया को लेकर एक ऐसा टेम्पलेट तैयार किया है कि जिसमें नॉर्थ कोरिया की सेल्फ सफिशिएंसी को उन्होंने ऐसा इंश्योर किया कि नॉर्थ कोरिया के अंदर किसी भी प्रकार के इस मुकाम पर उसको आने की नौबत ना पड़े कि वो अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाए कि मुझे आपसे सैंक्शन रिलीफ चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मोमेंट पर ईरान जो अमेरिका के थ्रू सैंक्शन रिलीफ मांग रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, अमेरिका का रवैया नॉर्थ कोरिया और ईरान के लिए और ईरान का अमेरिका के साथ संबंध इस रीज़न से अलग है, अगर आप इस चीज़ को समझें तो। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इस पूरे डिबेट में ये है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी देश को यहाँ पर हानि आएगी इस पूरे प्रोसेस में तो वो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका नहीं बल्कि साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ एक मिलिट्री अलायंस के तहत, वो अमेरिका की मिलिट्री और न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तहत इंक्लूडेड है। साउथ कोरिया डेफिनेटली चाहेगा कि पहली बात नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर कोई वोलेटिलिटी ना हो, लेकिन इस प्रोसेस में साउथ कोरिया हमेशा ये चाहेगा कि एज अ नेबर नॉर्थ कोरिया का होने के नाते नॉर्थ कोरिया के साथ यदि किसी भी प्रकार का अमेरिका का कोई डायलॉग या संबंध होता है तो उसमें वो एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर हो। लेकिन अमेरिका का रवैया साउथ कोरिया को आइसोलेट करने का, क्योंकि साउथ कोरिया से अमेरिका ने अभी ईरान के युद्ध में समर्थन मांगा था और साउथ कोरिया ने मना कर दिया था। इस प्रकार से साउथ कोरिया को पेनलाइज करने के लिए डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया से इंगेजमेंट को साधना, साउथ कोरिया को आइसोलेट करना, ये एक बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर यह चीज़ इस चीज़ से स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और कुछ वैल्यूज़ जो फॉरेन पॉलिसी में हैं उनको कभी भी तवज्जो या इम्पोर्टेंस नहीं देती, क्योंकि यदि अगर इम्पोर्टेंस देती तो पहली बात वो साउथ कोरिया को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करती। इस पूरे डिबेट से एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है, जो भारत के लिए कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स मैंने आपको शुरुआत में बोला निकलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये निकलता है कि हमें ये चीज़ देखनी और समझनी है कि जिस प्रकार से अमेरिका की ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी विश्व में इस मोमेंट पर चल रही है, उस ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी की वजह से भारत को ये लेसन समझना पड़ेगा कि अमेरिका आपके साथ कोई वैल्यू बेस्ड एंगेजमेंट नहीं करने वाला। भारत और अमेरिका जब भी एक दूसरे से संबंध साधते थे तो भारत हमेशा एक पॉइंट को उजागर करता था अमेरिका के सामने, और वो पॉइंट होता था डेमोक्रेसी का। भारत हमेशा कहता था कि अमेरिका देखिए, आप विश्व की सबसे पुरानी और भारत हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। एक डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ पर जो कार्डिनल वैल्यू थी, जिसके बेसिस पे अमेरिका और भारत का संबंध एक वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप के तहत दिखता था, आज भारत को ये चीज़ अब समझ आ गई है कि अमेरिका के सामने बात करने के टाइम पे इस डेमोक्रेसी की वैल्यू का कोई यहाँ पर आधार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को वैल्यू नहीं करेगी। अमेरिका के लिए मैटर करता है ट्रांजैक्शनलिज्म, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के लिए ये मैटर करता है इस मोमेंट पे कि मेरे अपने फ़ायदे के लिए क्या है, और मेरे फ़ायदे के लिए अगर इस मोमेंट पर एक शॉर्ट टर्म लेवल पर मुझे किसी ऐसे देश के साथ भी संबंध साधना पड़े जिसकी वजह से कोई दूसरा अपसेट हो जाए तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। यही रवैया एक्सप्लेन करती है कि अमेरिका इस मोमेंट पर पाकिस्तान के साथ इतना ज़्यादा इंगेज क्यों कर रहा है, वो भी तब जब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी इतनी मिनिमल है कि पाकिस्तान ने ना तो अमेरिका के ईरान के डील को करने की कोई मदद करी, ना उस डील को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में और इस मसले को हल करवाने में कोई वो कोशिश कर पाया। और सबसे बड़ी बात, इवन जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था ट्रंप का पर्सनल, जिसमें वो पाकिस्तान को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर एक रीजनल क्रिप्टो हब बना के यहाँ से क्रिप्टो के थ्रू, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू रेजिम चेंज ऑपरेशंस रन करने की वो मुहिम बना रहे थे, ईरान ने यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर रिपीटेड अटैक्स करके उसकी वल्नरेबिलिटी को भी एक्सपोज कर दिया। और पाकिस्तान का तो क्या रवैया है विश्व के सामने ही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप ये सोच के देखिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एक्सपोज हुई, वो ये हालात हुए कि सऊदी अरेबिया, जो कहने को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भाई है, उसने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर मक्का पैक्ट साइन कर लिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ही यहाँ पर खुले में छोड़ दिया। विज़ाविज़ अमेरिका, उसने भी यहाँ पर जो है आउटराइटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को डिच कर दिया। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर विश्व में इस मोमेंट पर क्या चल रहा है। भारत के लिए सबसे वैल्यूएबल लेसन ये है कि अमेरिका के साथ इंगेज कीजिए, अगले 2 साल इंगेज करना आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी शक्ति है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत को ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका के थ्रू कोई भी लॉन्ग टर्म गेम और जिसमें भारत का फ़ायदा हो, वो अमेरिका कतई ही कोशिश नहीं करेगा कि भारत के साथ हो। आफ्टर ऑल, आज से लगभग कुछ महीने पहले
अमेरिका के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स ये बात बोल चुके हैं, जिससे भारत को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि अमेरिका ने जो गलती चाइना के साथ की थी कि चाइना को आउटराइटली मजबूत करके, मदद करके उसको एक पावरफुल प्लेयर बनाया, ये सोचकर कि चाइना उस पावर के तहत, उस मिलिट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के तहत एक दिन डेमोक्रेसी बनेगा, वो चीज़ क्योंकि नहीं हुई, तो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में आज की डिस्कशन स्पष्ट है कि हम भारत के साथ ये गलती नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने बोला कि डेमोक्रेसी यहाँ पर मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि अमेरिका का रवैया भारत को लेकर सिर्फ यूज़ एंड थ्रो का होगा। अमेरिका सिर्फ ये चाहेगा कि भारत के लिए जब जब यूज़ हो, यूज़ इन द सेंस कि आज की डेट में AI वॉर के एरा में आप देखिए कि अमेरिका का यूज़ ये है कि भारत के अंदर भारतीय नागरिकों का, विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के नाते, डेटा माइनिंग करने के लिए अमेरिका को डेटा चाहिए। तो यहाँ पर वो आपके लिए AI के लेवल पर डेटा सेंटर्स हों, डेटा गैदरिंग हो, इन सब चीज़ों के लिए आपका समर्थन करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के चलें कि अमेरिका भारत को AI सॉफ्टवेयर बनाने में, अपने AI के लैंग्वेज मॉडल्स बनाने में, AI के GPUs बनाने में मदद करेगा, वो कभी नहीं होने वाला। तो भारत को ये चीज़ को बहुत स्पष्ट तरीके से समझना है कि अमेरिका इज़ नॉट आवर वेल विशर। अमेरिका यहाँ पर सिर्फ अपना इंटरेस्ट और अपना हित देख रहा है, तब तक देख रहा है जब तक उसका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। जिस दिन उसका इंटरेस्ट पूरा हो गया, वो भारत को किसी प्रकार की इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ये बात इस चीज़ से स्पष्ट होती है कि साउथ कोरिया, जिसके साथ आपका एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस है, अगर आप उस फॉर्मल मिलिट्री अलायंस जैसे स्टेट को निगलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ तो हम आपके साथ किसी प्रकार का फॉर्मल मिलिट्री अलायंस तो रखते ही नहीं। तो डेफिनेट बात है कि हम उस स्ट्रक्चरल प्रायोरिटी में आपके उस लेवल पर आते नहीं। भारत को सतर्क रहना है, भारत को समझना है, अमेरिका के साथ इंगेजमेंट आवश्यक है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डीपनिंग आवश्यक नहीं है। इस चीज़ पे अगर भारत समझ जाए तो भारत अपना गेम अच्छा खेल पाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो लाल किले पे यहाँ पर स्पीच दी, उस स्पीच में क्यों उन्होंने बात करी अलग अलग प्रकार से सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करने की, क्यों बात करी नेशनल एक मिशन के मोड के तहत ऑयल एक्सप्लोरेशन करने की। क्योंकि भारत को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि सप्लाई चेन में सिर्फ असेंबली लाइन लगाने से हमें गेम नहीं खेलना है, हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करके सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनना है। चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, चीज़ें कोई भी आइसोलेटेड नहीं है, लार्जर पिक्चर आपको धीरे धीरे क्लियर होगी।